नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। मन पर पड़ने वाले वो अनदेखे छिपे हुए प्रभाव। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक किताब है सब्लिमिनल साइकोलॉजी 101। ये बताती है कि कैसे वो संकेत जो हमें ठीक से सुनाई या दिखाई भी नहीं देते, हमारे विचारों और फैसलों पर गहरा असर डाल सकते हैं। सही कहा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि समझें ये अवचेतन संकेत आखिर हैं क्या, ये काम कैसे करते हैं, और हाँ, इनका इस्तेमाल अच्छे या बुरे दोनों तरह से कैसे हो सकता है। बिल्कुल, चलिए बात करते हैं इस पर। तो सबसे पहले ये अवचेतन मनोविज्ञान आखिर है क्या, मतलब आसान शब्दों में। देखिए, अवचेतन मनोविज्ञान का सीधा सा मतलब है किसी के सोचने या काम करने के तरीके पर असर डालना, लेकिन उसे पता चले बिना, मतलब होश में रहते हुए जानकारी नहीं होती। अच्छा। हाँ, ये हमारी जो सामान्य समाज या धारणा है ना, उसकी सीमा से नीचे काम करता है। हमारी इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, सूंघना, इनका इस्तेमाल करके ये संदेश सीधे हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं। और ये बात तो सोचने वाली है कि हमारा अवचेतन मन कितना पावरफुल हो सकता है। किताब में शायद जिक्र है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही सचेत रूप से इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये आंकड़ा अक्सर दिया जाता है। मतलब ये कि ज्यादातर काम तो पर्दे के पीछे है, यानी अवचेतन स्तर पर ही चल रहा है। बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे ज्यादातर फैसले, हमारी पसंद नापसंद, वो सब अनजाने में हो रहा है। काफी हद तक, हाँ। और इस तक पहुंचने के कई तरीके किताब में बताए गए हैं। जैसे बहुत तेजी से फ्लैश होने वाली तस्वीरें, इतनी तेज कि हम उन्हें ठीक से देख भी ना पाएं। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में, कुछ विज्ञापनों में शायद। बिल्कुल, कुछ विज्ञापनों में इसका इस्तेमाल हुआ। जैसे वो मैकडॉनल्ड्स वाला एक केस था जिस पर काफी बहस भी हुई थी कि ये नैतिक है भी या नहीं। अच्छा, वो फ्लैशिंग इमेज वाला मामला। हाँ, वही। इसी तरह ऐसी आवाजें जो सुनने की क्षमता के बिल्कुल किनारे पर हों, मतलब बहुत धीमी या बहुत ऊंची फ्रीक्वेंसी की, या फिर गंध। देखिए, गंध का तो दिमाग से बहुत सीधा और गहरा कनेक्शन होता है। हाँ, ये तो है। कोई खास खुशबू अचानक से कोई पुरानी याद या कोई तेज भावना जगा सकती है ना, और हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल सही कहा। कई बार कोई जानी पहचानी खुशबू एकदम से कहीं और ही ले जाती है। अच्छा, किताब में रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कुछ उदाहरण भी हैं। हाँ, कई दिलचस्प उदाहरण दिए हैं। जैसे दफ्तरों में, वर्क प्लेस पर रंगों का इस्तेमाल। रंगों का कैसे? हाँ, जैसे लाल रंग है, उसे अक्सर ताकत और जोश, पैशन से जोड़ते हैं। वहीं नीला रंग जो है, वो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म, भरोसे का एहसास दिलाता है। अच्छा। तो विज्ञापन कंपनियां या ऑफिस डिजाइन करने वाले इन रंगों का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग अनजाने में ही सही महसूस करें या आकर्षित हों। ये तो बड़ी बारीक बात है। और रिश्तों के बारे में भी कुछ बताया है? हाँ बिल्कुल, रिश्तों में भी छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। जैसे किसी की बॉडी लैंग्वेज, इशारे या बातचीत में आवाज को धीमा कर लेना, ये साथी पर असर डाल सकता है। या मान लीजिए कोई बहस हो रही है तो आवाज शांत रखने से माहौल को शांत करने में मदद मिल सकती है। और ये सब अक्सर अवचेतन स्तर पर ही काम करता है। सही है। बच्चों की परवरिश का भी जिक्र था शायद। हाँ, जैसे बच्चों में अच्छी आदतें डालने के लिए एक रूटीन बनाना और किसी अच्छी चीज के लिए इनाम देना। किताब में उदाहरण था कि डेंटिस्ट के पास ले जाने के बाद आइसक्रीम खिलाना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, ताकि बच्चे के मन में डेंटिस्ट का डर थोड़ा कम हो जाए। ये एक तरह की कंडीशनिंग ही है, अवचेतन स्तर पर काम करती है। समझ गया। और जैसे किसी को अपनी बात मनवानी हो या प्रभावित करना हो, उसके लिए भी ये तकनीकें हैं। हाँ बिल्कुल है। जैसे किसी की बुनियादी जरूरतें क्या हैं, उसे समझना। मैस्लो की थ्योरी है ना, सुरक्षा, अपनापन, सम्मान। हाँ, वो हायरार्की ऑफ नीड्स। हाँ वही। तो उन जरूरतों को समझकर अपनी बात रखना। या फिर एक और चीज है, किसी चीज की कमी का एहसास कराना। स्कैर्सिटी प्रिंसिपल कहते हैं इसे। कमी का एहसास मतलब जैसे दुकानों में कहते हैं लिमिटेड स्टॉक या ऑफर बस आज के लिए। बिल्कुल वही। ये चीज लोगों को उसे पाने के लिए ज्यादा क्या कहते हैं, प्रेरित करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मौका हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, और खुद को बेहतर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, ये भी एक पहलू है। जैसे कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसके लिए खुद को सुझाव देना। इसे आत्मसम्मोहन या सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं।
या फिर अपने मन में जो नकारात्मक बातें चलती रहती हैं उन्हें पहचानकर सकारात्मक सोच अपनाना, अपनी अंदरूनी बातचीत को बदलना। ये तो काफी उपयोगी लग रहा है, लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है नैतिकता का, क्योंकि ये तो दिमाग पर असर डालने की बात है। इसका गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी सवाल है और किताब इस पर काफी जोर देती है। ये साफ है कि इस तकनीक का दुरुपयोग हो सकता है और हुआ भी है। जैसे अनैतिक विज्ञापन तो हैं ही, फिर वो CIA के कुछ पुराने दिमागी नियंत्रण वाले प्रयोग थे, MK अल्ट्रा जैसे, वो बहुत बदनाम हुए। हाँ, सुना है उनके बारे में। इसीलिए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जैसी संस्थाओं ने इस तरह के माइंड कंट्रोल प्रयोगों पर सख्त पाबंदी लगाई हुई है। ये नैतिक रूप से बहुत संदिग्ध माने जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये एक ताकतवर औजार है जिसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। किताब ये भी कहती है कि अगर नीयत सही हो तो इसका इस्तेमाल अच्छे बदलाव लाने में, रिश्ते सुधारने में, ये जैसे हमने कहा आत्म सुधार में भी किया जा सकता है। बस जिम्मेदारी और समझदारी बहुत जरूरी है, विवेक रखना होगा। तो कुल मिलाके आज की इस बातचीत का सार ये निकल रहा है कि बहुत छोटे, लगभग अनदेखे या अनसुने संकेत भी हमारे सोचने के तरीके और हमारे व्यवहार पर काफी गहरा असर डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? यह है कि अगर हमारा अवचेतन मन इतनी आसानी से प्रभावित हो सकता है, तो हम रोजाना अनजाने में एक दूसरे को और खुद को भी कौन-कौन से सूक्ष्म संदेश भेज रहे होंगे या पा रहे होंगे। ये सोचने वाली बात है। और इस जानकारी के बाद, इस जागरूकता से क्या हमारी आपसी बातचीत या खुद को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है? ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।